गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर और ये मेरा इसका छठा और आखिरी वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिस्टेरेसिस के बारे में। बच्चों हिस्टेरेसिस एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की जो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक जो है सब्सटेंस में पाई जाती है। बच्चों क्या होता है ये, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। और बच्चों ये सीखेंगे हम सब अपनी बेटी के YouTube के चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आते हुए मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए हिस्टेरेसिस। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा हिस्टेरेसिस। ठीक है बच्चों, हिस्टेरेसिस मीन्स होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, मतलब जो है सामान्य से हटके जो बिहेवियर होता है वो हमारा हिस्टेरेसिस कहलाता है। और बच्चों एक बीमारी होती है, इसका नाम है हिस्टीरिया। ठीक है, हिस्टीरिया बेसिकली ये जो है ब्रेन से संबंधित बीमारी है। और इसमें क्या इसको बोलते हैं सीधी भाषा में पागलपन, मतलब क्या हुआ अलग टाइप का हमारा बिहेवियर कहलाता है हिस्टीरिया, और उसी से वर्ड निकला है हिस्टेरेसिस। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये मैग्नेटिज्म में कहां से आ गया, कैसे आ गया, चलिए इस पे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, हिस्टेरेसिस एक प्रॉपर्टी है जो कि शो की जाती है सिर्फ जो है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के द्वारा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के द्वारा। देखिए क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो बिहेवियर होता है मैग्नेटिज्म फील्ड में वो बिल्कुल अलग होता है डाया और पैरा से। ठीक है, डाया और पैरा में क्या होता है कि आपने जो है मैग्नेटिज्म लगाया, मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई करी तो उसमें मैग्नेटिज्म आ गया, और फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म आपने हटाया मैग्नेटिक फील्ड तो उसके अंदर से मैग्नेटाइजेशन पूरी तरह खत्म हो गया, वो नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगे। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो अपनी एक अलग कहानी कहते हैं और अजीब टाइप की कहानी कहते हैं, और इसीलिए बच्चों इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है हिस्टेरेसिस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या होता है इसमें। तो बच्चों हम आपसे जो है 3 बातें बताते हैं, उसी हिसाब से इस चैप्टर को आप पढ़िएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हिस्टेरेसिस जो है क्या है। सबसे पहले बताऊंगा ये क्या चीज है, ठीक है, क्या है, और बच्चों जो है क्या है, फिर हम बताएंगे ये क्यों होता है। ठीक है, ये हमारा क्यों होता है, और बच्चों सबसे बड़ी बात है कि हम इसको क्यों पढ़ें। ठीक है, यही बात आती कि हम इसको क्यों पढ़ें, जो इसका फिनोमेना है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है। ठीक है, वो चीज जो है सबसे बड़ी बात आती है कि हम इसको क्यों पढ़ें, हमारे लिए कहां पे आ जाता है। ठीक है, और ये बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एक चैप्टर के बाद बच्चों एक हमारा आने वाला है चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और बच्चों क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट जो है उसी करंट के ऊपर जो है हमारा क्या काम करता है ट्रांसफार्मर। नोट कर लीजिए, ट्रांसफार्मर हमारा जो है अल्टरनेटिंग करंट में ही काम करेगा, डीसी में नहीं काम करेगा। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि हमारा जो है ये कंसेप्ट जो है अल्टरनेटिंग करंट में ऑटोमेटिकली काम करने लगता है हिस्टेरेसिस वाला, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी होता है। अब से लेकर के जो है अगला चैप्टर और फिर अल्टरनेटिंग करंट को सब आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए बच्चों अब देखते हैं कि हिस्टेरेसिस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल बिहेवियर को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। नोट करते जाइएगा, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा किताब में नहीं लिखा हुआ। हमारे पास क्या है कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है।
ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि मैंने क्या किया, इसको एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हमने इसको रखा। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा। और बच्चों ये क्या हो गया, ये फील्ड में रखने के कारण ये जो है मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक, अब बच्चों एग्जांपल देकर के मैं आपको बताता हूं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप क्या समझिए, रेन मतलब पानी बरस रहा है, इसको आप समझ लीजिए कि ये बारिश हो रही है। ठीक है, ये बारिश हो रही है। और मैग्नेटाइज का मतलब है कि आप उस रेन में जो है रेन में जो हो भीग रहे हो, आराम से भीग रहे हो, फुल्ली पूरी तरीके से आप जो है उसमें नहा रहे हो, आपके पास बचने का कोई साधन नहीं है। ठीक है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बात होती है कि यदि हम उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज होगा ही होगा। इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया कि बारिश हो रही है, उसमें हम भीग रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी एग्जांपल को लेकर के मैंने आपको जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था। अब उसी को एग्जांपल को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, आपको हिस्टेरिसिस समझ में आ जाएगा। इसको और इसको साउंड एक जैसा करता है, लेकिन ये अलग अलग है बच्चों। ये होता है हमारा कॉज। ठीक है, बारिश क्या है, कॉज है, और भीगना क्या है, इफेक्ट है। ये हमारा इफेक्ट है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारी क्या चीज है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है हमारी कॉज, और मैग्नेटाइजेशन हमारा इफेक्ट है, जिसके कारण एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटाइज हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। हमने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, जिससे वो मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी बातें ध्यान रखिएगा बच्चों। थोड़ा सा हम जो है फिगर बनाएंगे बच्चों। जब हमने अभी पिछले चैप्टर में डाया पैरा फेरो जब आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको करंट लूप के फॉर्म में या मैग्नेटिक डायपोल के फॉर्म में डाया पैरा और फेरो एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं इस तरीके से। एक जो है सैंपल हमने लिया, ठीक है, सैंपल हमने लिया, और बच्चों इसमें हमने 4 डोमेन बना दिए, 4 डोमेन बना दिए, और सब में हमने एक एक जो है क्या रखा, करंट लूप रखा। देखिए सबका डायरेक्शन हमारा अलग है, ऐसा हमने मान लिया कि सबका डायरेक्शन अलग अलग है डोमेन का। ऐसे ही होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करी। किसके ऊपर, सैंपल के ऊपर। इनिशियली जो है इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फेरोमैग्नेटिक, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फेरोमैग्नेटिक जो है सब्सटेंस है, मटेरियल है, सब्सटेंस है। और बच्चों इसमें अभी कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल मैग्नेटाइज नहीं, ये नॉर्मल बात कर रहा है, इसके अंदर कोई भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं है। अब बच्चों देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं एक ग्राफ। ठीक है, देखिए ग्राफ बना रहे हैं। ठीक, देखिए हमने ग्राफ बनाई। अब बच्चों ग्राफ में क्या है कि इधर जो है हमारा क्या है, एच है। ठीक है, इधर हमारा एच है, और इधर हम ले लेते हैं बच्चों आई लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, कुछ एम लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। ये हमारा, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो है एम। एम ना लिख करके हम लिखते हैं बी। ठीक है बच्चों, बी लिखते हैं। चलिए ये भी हमारा फैक्टर है, ये भी हमारा फैक्टर है। अब देखिए हम यहाँ पे एच और आई को जो है लिख देते हैं, क्या चीज है ये बच्चों है, ये है हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है बच्चों, और जो हमारा बी है, जो हमारा बी है वो है मैग्नेटाइजेशन, या कहें टोटल मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, टोटल मैग्नेटाइजेशन ऑफ सैंपल, जो हमने सैंपल लिया है उसका टोटल मैग्नेटाइजेशन है हमारा। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमने इनिशियली एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, ऐसे उठा लाए, और उसके अंदर कोई भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं है। हमको इसको बनाना है मैग्नेट, हमको इसको क्या बनाना है, मैग्नेट बनाना है। तो हमने क्या किया कि जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में इसको रख दिया। मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने के साथ क्या हुआ कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड बच्चों इसमें इस तरीके से लगी। ठीक है, इसके अंदर लगी। स्टार्टिंग में ये कम थी। ठीक है, अब देखिए इसको हमको मान के चलना है बारिश। ठीक
ठीक है, बारिश की बरसात हो रही है, हो गया, ठीक है। और ये सैंपल है हम, ठीक है। हुआ क्या बच्चों कि बारिश होना शुरू हुई, उसमें हम खड़े हैं तो क्या हुआ, हम भीगना स्टार्ट हो गए। बारिश अभी हल्की 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 हो रही थी तो हम हल्का 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 भीग रहे थे। क्या हुआ कि अभी मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारा हल्का हल्का था तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन थोड़ा थोड़ा होने लगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि धीरे 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 हमने जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाई, यानी कि धीरे 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 बारिश तेज होने लगी तो क्या हुआ कि हम ज्यादा भीगने लगे। तो बच्चों जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ेगी तो क्या होगा, ये सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल बने हैं ये हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे 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 होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे कर्ल होना शुरू कर जाएंगे। और बच्चों क्या हुआ कि हम इसको मैक्सिमम जितना बढ़ा सकते थे वहां तक बढ़ा के ले गए। तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल बना हुआ है ये बच्चों देखिए क्या हुआ, ये इस तरीके से हमारा सारा जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गया, इस तरीके से, ठीक है। देखिए इस तरीके से अलाइन हो गया। अब देखिए क्या हुआ, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। तो बच्चों देखिए बी मैक्सिमम हो गया, ये सॉरी एच जो है मैक्सिमम हो गया। और बच्चों ये पूरा का पूरा जो है ये इस तरीके से अलाइन हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो कि बारिश धीरे धीरे स्टार्ट हुई लेकिन बहुत तेजी से होने लगी और हम पूरे भीग गए, जितना भीग सकते थे उतना भीग गए। अब उससे ज्यादा हम नहीं भीग सकते, ठीक है बच्चों, ये बात आ गई, पूरे तरोड़तर हो गए। अब चाहे जितनी बारिश बरसे हम पूरा जितना भीग सकते थे भीग गए, उससे ज्यादा हम नहीं भीगेंगे। यही हुआ कि बच्चों स्टार्टिंग में हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई जब, तो धीरे धीरे पहले इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, फिर बच्चों खूब लगा दी तो बच्चों क्या हुआ कि जितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता था हो गया। अब इस पे चाहे तुम कुछ भी करते रहो ये और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए क्या हुआ, ये वो वाला पॉइंट है, इसको हमने लिया, ये पॉइंट लिया O, ठीक है। ये वाला पॉइंट है जब हमारा कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं लगा था, मतलब कोई बारिश नहीं हो रही थी, हम नहीं भीगे थे, यानी बारिश भी जीरो, हम भी पूरे जो है ड्राई है। फिर क्या हुआ कि जो है बारिश होना शुरू हुई, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगी और बच्चों हम भीगना स्टार्ट हुए और यहां पर आकर के जो है मैक्सिमम भीग गए। ये पॉइंट हमारा कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। अब यहां तक आकर के हम मैक्सिमम भीग गए, अब हम ज्यादा नहीं भीग सकते। ठीक उसी तरीके से ये सैंपल जो था वो हमारा मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया, अब ये मैग्नेटाइज इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो है हमारी जो है बारिश जो है वो कम होनी शुरू हुई, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारी कम होनी शुरू हुई। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कम होने से क्या हुआ बच्चों, इसका एक आध एटम के ऊपर फर्क पड़ा, बाकी सब वैसे रहे। मतलब क्या हुआ कि जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड पूरी तरीके से हटा दी गई, ठीक है बच्चों, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है पूरी तरीके से हटा दी गई, तो देखिए ये वाला एटम इसी डायरेक्शन में रहा, ये वाला एटम इसी डायरेक्शन में रहा, ये वाला एटम इसी डायरेक्शन में रहा, लेकिन ये वाला जो है ऐसे आ गया, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ज्यादा था और ये वाले तीन एक जैसे रहे, और बच्चों ये वाला थोड़ा सा वापस उसी मोड में आ गया जैसे था, ठीक है। यानी कि जो क्या हुआ कि हमारा H तो जीरो हो गया, यहाँ पे आकर के H जो है जीरो हो गया, लेकिन बच्चों पूरी तरीके से B जीरो नहीं हुआ, क्योंकि पहले हमारे पास सैंपल ऐसा था और अब बच्चों ये मैग्नेटाइज हो गया, इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई। मतलब क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि हम पहले H हम बढ़ा रहे थे तो हमारा B जो है वो इस मैनर में आगे बढ़ा, ये मैक्सिमम हो गया। फिर हमने क्या किया कि जो है H को कम करना शुरू किया, ऐसे ऐसे ला करके इस तरीके से लाके कम करना शुरू किया, तो बच्चों ये देखा कि H तो जीरो हो गया, लेकिन जो है इसके अंदर जो है एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, B जीरो नहीं हुआ, ठीक है, B हमारा जीरो नहीं हुआ। तो बच्चों हम क्या हुए कि हम यहाँ आए A पे आए, फिर बच्चों यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिखा B, यहाँ पर आकर के हम रुक गए। हमारे पास इतना जो है सिस्टम रहा, इतना मैग्नेटाइजेशन इसका हो चुका था और इतने मैग्नेटाइजेशन में भी हटने वाला नहीं था, ठीक है बच्चों। कुल मिलाकर के बारिश के पॉइंट आप शुरू से समझिए कि अगर आप बारिश में भीग गए हो और बारिश रुक जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे के पूरे ड्राई हो जाओगे। जितना पानी आपने एब्जॉर्ब कर लिया
वो तो कर लिया, आप धीरे धीरे ड्राई हो गई, यही बात है। यही चीज यहाँ पे होती है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दिया तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं होता कि जो सैंपल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा था उसके अंदर से मैग्नेटाइजेशन का पूरा प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। और बच्चों यहाँ पर एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी इस सैंपल में जो है रिटेन हो गई। ठीक है, क्या हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन हो गई। तो बच्चों जो है कि सैंपल, नोट करिए, सैंपल रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आफ्टर रिमूवल ऑफ H, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हमने हटाया, उसके बाद भी उसके अंदर जो है थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन रही। और बच्चों यहां से जो आती है इसको हम बोलते हैं इसीलिए रिटेंटिविटी। ठीक है, इसीलिए बच्चों इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक, इसको कहां लिखें, इसको यहीं कहीं इस तरीके से लिखते हैं, कोई जगह नहीं बची। चलिए इसको भी हम यहाँ ओबीएस में छोड़ देते हैं। अब बच्चों जिद्दी आदमी सब लोग थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो है हम इसकी प्रॉपर्टी को, मैग्नेटाइजिंग की प्रॉपर्टी को हम जो है खत्म करके ही मानेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैग्नेटाइजिंग की प्रॉपर्टी को खत्म करके ही मानेंगे। अब खत्म कैसे किया जाए, खत्म करने के लिए बच्चों क्या हुआ, खत्म करने के लिए क्या हुआ कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया गया। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड पहले इस तरफ था और बच्चों अब जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का डायरेक्शन इधर कर दिया गया, ऐसे। ठीक है, ऐसे कर दिया गया। अब क्या हुआ बच्चों, देखिए क्या हुआ, ये हमारा करंट लूप है, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ये इधर जो है मूव करने की कोशिश करेगा और ये पूरी तरीके से ऐसे आ जाएगा। तो बच्चों यही इसमें होने लगता है, तो धीरे 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 करके चलता है और बच्चों ये अपने इनिशियल स्टेज में पहुंच जाता है। एक समय के बाद क्या हुआ कि वो जो है हमारा एक इनिशियल स्टेज में पहुंच जाता है। किस तरीके से पहुंचता है कि पहले जो था वो इसका एक सैंपल इधर था, दूसरा इधर था, तीसरा वाला इधर था और चौथा वाला इधर था। ये इनिशियल स्टेज में पहुंच गया जैसा था। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बी है ये 0 हो गया। तो बच्चों यहां से यहां तक ये वाला जो है ग्राफ फिर देखिए हमारे पास इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहां से चला, ओ से ए पे पहुंचा, ए से बी पे पहुंचा और बी से आ गया बच्चों सी पे। ठीक है, ये आ गया सी पे। ठीक है, हम इसको बिगाड़ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कुछ अदर टर्म्स लिखने हैं उसको देखते हैं। ठीक, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, तो यहां से ओबी में क्या हुआ कि हमारी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन हो गई। तो बच्चों इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है बच्चों, और ओसी में क्या हुआ कि हमारी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो 0 हो गई, लेकिन बच्चों एच हमारा जो है निगेटिव डायरेक्शन में इतना लग रहा है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो है सैंपल हमारा जो है अपने कोर में जो है रखता है, अपने कोर में जो रखता है मैग्नेटिक फील्ड, तभी वहां पर जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरी तरीके से 0 होती है। इसलिए बच्चों ओसी का जो हमारा जितनी लेंथ है और जितना इसमें हमारा निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लग रहा है, इसको हम बोलते हैं कोरसीविटी। ठीक है, कोरसीविटी हम इसको बोलते हैं। तो ओबी हो गया हमारा रिटेंटिविटी और ओसी हो गया हमारा कोरसीविटी। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब बच्चों ये लगा रहा और इनिशियल स्टेज में पहुंच गया। अब बच्चों क्या हुआ कि इसको हमने और बढ़ाया तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये भी जो है फिर से इस तरीके से आते फिर यहाँ पे इस तरीके से आ गया। और फिर अब चाहे हम जितना भी इसको बढ़ा दें ये वापस वहां पे नहीं पहुंचेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन में हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ गया। कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे बात कहूं कि ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पे क्या हुआ कि ये डाइपोल सारे रोटेट करके इनिशियल स्टेज में आ गए। अब बच्चों जब हम इसको और बढ़ाते हैं, ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये सारे डाइपोल इस डायरेक्शन में जो है
मूव कर जाते हैं ऐसे, ठीक है, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारा ऐसे रहता है, ठीक है, देखिए ऐसे रहता है, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में पूरी तरीके से मैग्नेटाइज हो गया। और फिर वही कंडीशन बन गई कि अब चाहे जितनी भी बारिश हुई, हमें जितना ज्यादा भीगना था हम भीग गए, अब और बारिश में हम ज्यादा नहीं भीग सकते, वही कंडीशन हुई, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में हुई, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में हुई। पहले हमने इधर लगाया था, अब ये इधर लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हुआ, ये निगेटिव डायरेक्शन का सैचुरेशन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर एक काम करते हैं, फिर जो है ट्राई किया कि चलो फिर इसका डायरेक्शन बदल दें, ठीक है, यहीं से फिर इसका डायरेक्शन बदला, तो डायरेक्शन बदला तो फिर ये सारे के सारे एटम ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे, ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे। तो बच्चों उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे आता है और ये वापस जाकर के इस तरीके से वहां मिलता है, ठीक है। जैसा हमने पहले एच टेस्ट में लगाया था, फिर बच्चों ऐसे लगाए तो फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ए पे जाके मिला, ठीक है। ये पूरी कहानी होती है हिस्टेरिसिस की। मतलब क्या हुआ कि एक सैंपल को हम जब मैग्नेटाइज करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन पूरी तरीके से आ जाता है। चूंकि वो सब्सटेंस हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रिटेन कर जाती है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब बच्चों यदि हमको उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से खत्म करना है तो रिवर्स डायरेक्शन में हम जोर लगाते हैं। तो क्या होता है कि जहां पर जा करके उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरी तरह खत्म होती है, ठीक है, जितना हमको उसके कोर में लगाना पड़ता है नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी। और फिर बच्चों क्या होता है कि हम फिर उसको सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर वापस उसी पॉइंट पे आते हैं जहां से हम यहाँ पे स्टार्ट हुए, ठीक है। तो ये पूरी कहानी होती है हिस्टेरिसिस लूप की। अब बच्चों इसको हिस्टेरिसिस क्यों कहते हैं वो चलिए हम आपको बताते हैं, और फिर बच्चों इसमें कहानी बताएंगे आगे। ये इसकी होती पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बताया था कि हिस्टेरिसिस मीन्स पागलपन, ठीक है, पागलपन, या कहें कि लैग बिहाइंड अधिकतर देखना। तो देखिए क्या हुआ कि जब h बढ़ा रहे हैं तो b बढ़ रहा है, लेकिन जब h जीरो कर रहे हैं तो b जीरो नहीं हो रहा, ये इसका पागलपन है, इसीलिए इसको हिस्टेरिसिस कहा जाता है। और बच्चों जब हम h को जो है निगेटिव ले जाते हैं तो ये b जीरो हो जाता है, और फिर यहां तक लाते हैं, फिर ये हो जाता है, और फिर जो है इस पाथ से आता है। मतलब जिस पाथ पे ये जाता है उस पाथ पे ये वापस नहीं आता यहाँ तक पहुंचने के लिए। इसका बिहेवियर एबनॉर्मल है, और चूंकि ये नॉर्मल से अलग है, ठीक है, जो कि हमारा हिस्टीरिया का जो है प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हिस्टेरिसिस कहते हैं, हिस्टेरिसिस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये प्रॉपर्टी सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ही पाई जाती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो है अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी बच्चों पूरी कहानी। ये बच्चों इसकी पारी कहानी भी ओ से शुरू हुई, ए पे आए, ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे, ई से एफ पे, फिर आए ओ पे। तो बच्चों जो हमारा साइकिल चलता है उसको ऐसे लेते हैं। देखिए हम जीरो से स्टार्ट हुए, फिर ओ से जीरो से स्टार्ट हुए, फिर इसके बाद ए पे आए, ए से आए बी पे, बी से आए सी पे, सी से आए डी पे, ठीक है, डी से आए बच्चों ई पे, और ई से आए बच्चों हम एफ पे, और एफ से फाइनली फिर से ए पे आ गए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। देखिए स्टार्टिंग में हमारा सैंपल था नॉर्मल, जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था वो हमारा एक नॉर्मल पीस था। उसके बाद हमने क्या किया, उसको मैग्नेटाइज किया, ठीक है, मैग्नेटाइज किया, वो मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइज करने के बाद बच्चों हम उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, लेकिन वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता पूरी तरीके से। फिर क्या होता है कि उसको हम डीमैग्नेटाइज कंप्लीटली कर लेते हैं थोड़ी देर बाद, और बच्चों फिर क्या करते हैं, हम रिवर्स डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इसको फिर से मैग्नेटाइज करते हैं। और बच्चों रिवर्स डायरेक्शन में जब हम इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो बच्चों फिर जो है ये हमारा एक पॉइंट ऐसा आता है जहां ये आता है डीमैग्नेटाइज हो जाता है पूरी तरीके से, और बच्चों फिर ये जो है इसी स्टेज पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये इस स्टेज पे नहीं पहुंचता जहां से चला था, ये मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज होता है। मतलब ए से ओ से शुरू हुआ, ए पे पहुंचा, ए से बी सी डी ई एफ होते फिर ए पे पहुंच गया, ठीक है बच्चों।
ये हमारा जो हो गया पूरा हिस्टेरिसिस लूप। ये जो लूप बना है इसको बच्चों हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। ठीक, अब बच्चों ये लूप जो है, ठीक है, ये लूप की एक बहुत बड़ी खासियत है, इससे बहुत सी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, तब आपको बात समझ में आएगी कि जो है इससे हमारा क्या फायदा है। ठीक है बच्चों, तो एक बात नोट कर लीजिए, हिस्टेरिसिस लूप नोट कर लीजिए, हिस्टेरिसिस, ठीक है, हिस्टेरिसिस लूप इज different for different ferromagnetic material, different ferromagnetic material, अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्टेरिसिस लूप अलग अलग होता है। और बच्चों ये लूप जो है उस सैंपल के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि उसका बिहेवियर जो है हमारे जो है मैग्नेटिक फील्ड के जो है रेफरेंस में कैसा होगा। ठीक है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस में कैसा होगा। ठीक, अब बच्चों देखिए इसमें जो ये बात आपके समझ में आ गई मेरे ख्याल से, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी, इस पे आने से पहले बच्चों हम यहां पर बात करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस की। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस की हम बात करते हैं। तो बच्चों चलिए देखिए, आइए हम आपसे इसको प्रैक्टिकल में आकर के जो है बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है ओबीओसी यानी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारे पास जो क्या होता है, जितना ये जो एरिया होता है लूप का, ठीक है, एरिया ऑफ लूप, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप इज नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस, पहली बात तो हम इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये होता है हिस्टेरिसिस लॉस होता है लॉस ऑफ एनर्जी। हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है लॉस ऑफ एनर्जी। अभी बता रहा हूं लॉस ऑफ एनर्जी कैसे है। हिस्टेरिसिस लॉस इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखिए बच्चों प्रैक्टिकल में आते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी कैसे हुआ। बच्चों देखिए ये हमारे पास हुआ इस तरीके से एक सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड हुआ, और बच्चों हमने क्या किया कि इसमें एक करंट सप्लाई किया, और वो देखिए करंट हमारे पास इधर से आ गया। ठीक है, हमारे पास इधर से आया, और इसके बीच में हमने एक सैंपल रख दिया, ये मैग्नेटाइज हो गया। अब बच्चों इसको हमें डीमैग्नेटाइज करना है, वो फिर से मैग्नेटाइज करना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें रिवर्स डायरेक्शन में करंट जो है वो इधर सप्लाई करेंगे, ये इधर से आकर के फिर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और फिर से ये पहले यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा। जब ये यहां पहुंचता है तो हम रोक लेते हैं, तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। नहीं पहुंचेगा फिर वहां पे पहुंचा देंगे। तो कुल मिलाकर के हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले करंट एक डायरेक्शन में जो सप्लाई करते हैं तो हमारा जो है मैग्नेटाइज होता है, फिर रिवर्स में करते हैं, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, फिर उसको डायरेक्शन बदलते हैं, फिर से वो मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि इतना जो है हम डीमैग्नेटाइजेशन करने में करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं, और करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में करा रहे हैं, फिर दूसरे डायरेक्शन में करा रहे हैं। तो बच्चों अगर इसका जो है रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी ज्यादा होगी तो हमें ज्यादा टाइम तक करंट को फ्लो कराना पड़ेगा, तभी वो हमारा जो हमको मीट मिलेगा। तो बच्चों जब ज्यादा टाइम तक हम जो है करंट को फ्लो कराएंगे तो हमारा ज्यादा एनर्जी लगेगी। इस वजह से इसका जो है आता है जो एरिया, वो हमारा एनर्जी लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बच्चों ये हो गई इसकी बात। इसलिए सिंपल सी बात है कि हमारा जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो एरिया ऑफ लूप के बराबर होता है। इसको हम जानते हैं हिस्टेरिसिस लॉस के नाम से। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर देखिए जो है दो तरीके के जो है हमारे सैंपल इसके ऊपर
जो है डिसाइड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके ऊपर दो तरीके के सैंपल हमारे डिसाइड होते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी सैंपल की दो चीज देखेंगे। एक तो देखेंगे रिटेंटिविटी, एक तो देखेंगे रिटेंटिविटी, दूसरी देखेंगे बच्चों जो हमारे यहाँ पे आई है कोर्सिविटी, कोर्सिविटी, और बच्चों तीसरी हम देखते हैं जो हमारा होता है म्यू नॉट या म्यू कर लें, म्यू ऑफ मटेरियल, वो होता है परमियबिलिटी। ठीक है, परमियबिलिटी देखते हैं। और बच्चों इसी से हमको जो है उस सैंपल के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि सैंपल हमारा यूज का है या नहीं। ठीक है बच्चों, यूज का है या नहीं। बच्चों मैं इसको बिगाड़ रहा हूं और दो ग्राफ अलग बनाता हूं सेम तरीके के, फिर आपको बताता हूं कि हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं अपना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने के लिए कि हम कौन सा मटेरियल यूज करें। ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज करें, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास यदि कोई हम इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंस बना रहे हैं तो बच्चों उसमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई होगी, यानी करंट की सप्लाई होगी, और जब करंट की सप्लाई होगी बच्चों तो उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी अपने आप ही आएगी, उसको हम रोक नहीं सकते। तो बच्चों उसके अंदर फिर हम उसी हिसाब से जो है यूज करते हैं मटेरियल, ताकि हमारा हिस्टेरिसिस लॉस कम हो और जो है हमारा जो है एनर्जी लॉस कम हो। ठीक, ये टारगेट होता है इसका। तो देखिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पे हम दो ग्राफ बना रहे हैं छोटे छोटे से। ठीक है, ये देखिए एक हमारा ग्राफ देखिए ये इस तरीके से है। ठीक है, ग्राफ सारे ऐसे ही बनेंगे। ये हो गया बच्चों ग्राफ, और दूसरा ग्राफ देखिए बच्चों हमारे पास क्या हुआ, ये देखिए ऐसे हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए ये एक हमारा जो है ये ग्राफ है, ये ग्राफ है बच्चों, ये हमारा कहलाता है सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल और इसको बोलते हैं हार्ड मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल एंड हार्ड मटेरियल किसके रेफरेंस में, मैग्नेटिज्म के रेफरेंस में, मैग्नेटिज्म के रेफरेंस में वो सॉफ्ट या हार्ड है। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसको तोड़ दें। ठीक, सॉफ्ट का क्या मतलब होता है, सॉफ्ट वो चीज होती है जो जैसे आसानी से हम उसको निकाल लें। ठीक है, और हार्ड वो चीज जैसे हमें मिट्टी को तोड़ना हो तो हम आसानी से हाथ से तोड़ देंगे, वो सॉफ्ट हो गया। और बच्चों यदि हमें पत्थर तोड़ना हो तो नहीं तोड़ पाएंगे, वो हार्ड हो गया। सेम चीज क्या होता है, ये मैग्नेट के प्रॉपर्टी में हमारा सॉफ्ट मटेरियल है, ये हमारा हार्ड मटेरियल है। कैसे बच्चों, देखिए इसकी जो है रिटेंटिविटी ये है। ठीक है, क्या है, इसको लिख लेते हैं O, ये हो गया B, ये हो गया O, ये हो गया B डैश। ठीक है, और देखिए बच्चों ये हो गया C और ये हो गया C डैश, बस इतना ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसकी जो रिटेंटिविटी है, ठीक है, रिटेंटिविटी इसको हम लिखते हैं रिटेंटिविटी, ये देखिए है OB है, और इसकी रिटेंटिविटी है वो है OB डैश। अब इसकी कोर्सिविटी है, कोर्सिविटी वो बच्चों क्या है OC, और ये है हमारी OC डैश। अगर हम इस ग्राफ को देखें बच्चों, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो क्या हुआ कि हमारे पास जो है OB इज लेस देन OB डैश आ रहा है। ठीक है, ये छोटा है, ये काफी बड़ा है। और बच्चों ये देखिए क्या है, ये है OC इज लेस देन OC डैश आ रहा है। ठीक, अब बच्चों जरा इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसके ऊपर जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया इस वाले सैंपल पे, तो बच्चों बहुत छोटा सा जो है हमारा जो है मैग्नेटिज्म बचा। कब हम जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा देते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बचा रहा। ठीक है, तो ये ज्यादा जितनी हुआ ये मान जाता है, इसका मतलब ये मटेरियल हार्ड हुआ और ये सॉफ्ट हुआ मैग्नेटिज्म के रेफरेंस में। मतलब इसके ऊपर से जब हम हटाते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो जो है खटाक से जो है डीमैग्नेटाइजिंग होने के तरफ आ जाता है। और बच्चों ये हमारा जो है नहीं होता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन किए रहता है। तो ये बच्चों हार्ड मैग्नेटिक सफिशिएंट प्रॉपर्टी हो गया और ये सॉफ्ट हो गया। पहली बात तो ये, ठीक है, यहाँ पे एक बात आई। दूसरी बात आई कि हमको मैग्नेटाइजेशन पूरी तरह खत्म करना है इस सैंपल में, तो बच्चों हमको ज्यादा देर तक रिवर्स डायरेक्शन में जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड को लगाना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा देर तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड को लगाना पड़ेगा, यानी हमारी ताकत ज्यादा लगेगी जो है मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने में।
ठीक है, तो ज्यादा ताकत लगेगी तो हमारा ज्यादा जो है एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, और बच्चों ये आसानी से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस वाले सैंपल को तो हम जो है आसानी से मैग्नेटाइज भी कर लेते हैं और आसानी से डीमैग्नेटाइज भी कर देते हैं, लेकिन इस वाले सैंपल को हम आसानी से मैग्नेटाइज तो कर देते हैं, लेकिन डीमैग्नेटाइज करने में हमको ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। इस वजह से बच्चों क्या हुआ कि ये हमारा हार्ड मटेरियल हो गया मैग्नेटिज्म के रेफरेंस में, और ये सॉफ्ट मटेरियल हो गया मैग्नेटिज्म के रेफरेंस में। यहां से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के रेफरेंस में कौन सा जो है मटेरियल सॉफ्ट है और कौन सा मटेरियल हार्ड है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से बात आपको आ गई होगी समझ। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब एक टर्म होता है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी वो टर्म होता है बच्चों जिससे हमको ये पता लगता है, क्या पता लगता है कि कौन सा जो है हमारा सब्सटेंस जो है जल्दी परमिशन दे रहा है कि हमको मैग्नेटाइज कर दो। ठीक है, जितना जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगी तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है जल्दी से जल्दी जो है उसको मैग्नेटाइज कर दे, ये परमेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई परमेबिलिटी। ठीक, मतलब यहां पे ये हुआ कि अगर हमारी परमेबिलिटी हाई है, ठीक है, अगर हमारी परमेबिलिटी हाई है, नोट कर लीजिए यहाँ पे हाई परमेबिलिटी वाला क्या होगा, परमेबिलिटी वाला सब्सटेंस क्या होगा, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या होगा, मैग्नेटाइज फास्ट, मैग्नेटाइज फास्ट। ये बात आ गई बच्चों, पहली बात। जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, उसकी हाई थी, उसने कहा कर दो हमको, उसने कर दिया फटाक से। और बच्चों हाई रिटेंटिविटी है, हाई हमारी रिटेंटिविटी है, तो हाई रिटेंटिविटी क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज जो है स्लो होगा। ठीक, डीमैग्नेटाइज जो है वो स्लो होगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो रहेगी काफी देर तक। और बच्चों यदि हाई कोर्सिविटी हुई, हमारी हाई कोर्सिविटी हुई, तो बच्चों क्या होगा, हमारा हाई कोर्सिविटी में होगा कि जो है वो जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी देर में जो है पूरी तरीके से जीरो होगी। यानी कि क्या हुआ कि ये भी होगा कि डीमैग्नेटाइजेशन, यानी कि फुल्ली डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, फुल्ली डीमैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटाइजेशन जो है उसमें भी काफी टाइम लेता है, ये होता है वेरी स्लो। ठीक है बच्चों, तो ऐसा मटेरियल जिसकी परमेबिलिटी हाई हो, रिटेंटिविटी हाई हो और जो है कोर्सिविटी हाई हो, वो बच्चों हमारा किसके लिए काम आता है, वो हमारा परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आता है। ठीक है, जो मैग्नेट हम लोग जो है घरों में कभी आप लोगों ने खेल किया होगा, वो बच्चों ऐसे ही मटेरियल का बना होता है जिसकी परमेबिलिटी हाई होती है, रिटेंटिविटी हाई होती है और कोर्सिविटी भी हाई होती है। ठीक है, और बच्चों ऐसे जो है एलॉय होते हैं, एक का नाम है एल्निको और दूसरा है टिक्नो एल। ठीक है, टिकोनल। ये बच्चों दो एलॉय है जो इसी में आते हैं और उनका ये जो है प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी कहानी यहाँ पर आकर के फिक्स हो गई। अब बच्चों मैंने इसको एक बात कही थी कि आखिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ें। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ें, ये तो उसकी बात हो गई। अभी हम आपको सॉफ्ट आयरन और स्टील का भी एग्जाम्पल इसमें दिखाएंगे। तो बच्चों हम आपको बताएं कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ें। बच्चों हमारे पास क्या होता है, बच्चों हमारे घर में जो बिजली आती है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। बात को समझिएगा। ठीक है, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो होती है बच्चों अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट आती है। दूसरी चीज बच्चों क्या होती है, आपने शहर में जगह जगह देखा होगा कि हमारा ट्रांसफार्मर लगा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कई जगह लगा हुआ है। तीसरी चीज है बच्चों, ये जो ट्रांसफार्मर जो लाइट आ रही है ये बच्चों हमारी कहीं टरबाइन में बनती है। ठीक है, यह बच्चों इलेक्ट्रिकल जनरेटर में बनती है। इतनी चीजें होती हैं। ठीक है, जनरेटर में बनती है। और बच्चों ये जो है ट्रांसफार्मर में, टरबाइन में, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में जो करंट हमारा बनता है वो अल्टरनेटिंग करंट बनता है। और अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो बच्चों हमारा जो है वो बच्चों अल्टरनेटिंग करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट ही हमारे घरों में आता है।
अब बच्चों अल्टरनेटिंग करंट की जो खासियत होती है उसका डायरेक्शन चेंज होता है। अल्टरनेटिंग करंट वाले वीडियो में आप देखिएगा डायरेक्शन चेंज होता है, लगातार चेंज होता है, 1 मिनट में 50 बार चेंज होता है, ठीक है, 1 सेकंड में 50 बार चेंज होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी उसकी 50 होती है, 50 बार चेंज होता है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, आपकी बात हो सकता है बिना समझ में आए, तो एक बार जो है करंट का डायरेक्शन ऐसे होता है, तुरंत उसके बाद ऐसे होता है, ठीक, मतलब एक ही वायर में करंट ऐसे जाएगा और तुरंत वापस आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों इसी में हमारा ट्रांसफार्मर भी काम करता है, ठीक है, इसी में हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। तो बच्चों हम कोई करंट बदलते नहीं है कि हमने उधर किया, हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का नेचर ही ऐसा होता है कि उसका डायरेक्शन अपने आप बदलता रहता है, इसीलिए उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। पूरी डिटेल आप अल्टरनेटिंग करंट वाले मेरे वीडियोस में देख लीजिए, काफी डिटेल में मैंने उसमें आपको समझा रखा है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, ट्रांसफार्मर में हमारे कोर होते हैं और कोर में हमारा जो है कॉइल बना होता है, और उसमें क्या होता है कि एक बार रिवर्स इस डायरेक्शन में करंट जाता है, एक बार इस डायरेक्शन में जाता है, एक बार इस डायरेक्शन में जाता है, एक बार इस डायरेक्शन में जाता है। तो बच्चों कोर में एक बार मैग्नेटाइज होता है, एक बार डीमैग्नेटाइज होता है, एक बार मैग्नेटाइज होता है, एक बार डीमैग्नेटाइज होता है। ये प्रक्रिया अपने आप होती है, इसको कोई करता नहीं है, ठीक है बच्चों। और वहां पर बच्चों क्या देखिए, इस टाइप का जो है एक तरीके से कोर होता है, वहां पे मैं आपको बना के हल्का सा दिखा रहा हूं, देखिए कोर होता है, आयरन कोर, ठीक, इस टाइप से कोर होते हैं, इस टाइप से पड़े होते हैं, और इसके ऊपर हमारा जो है इस तरीके से जो है लपेटा होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, खूब ढेर सारा। अब इसमें एक बार करंट का डायरेक्शन इधर होता है, एक बार इधर होता है, एक बार इधर होता है, एक बार इधर होता है। तो बच्चों क्या होगा कि ये बार बार मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, बार बार होता रहता है। और बच्चों अगर इसका जो है हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा हुआ, ठीक है, ठीक, तो बच्चों हमारी एनर्जी लॉस ज्यादा होगी, एनर्जी लॉस जो है वो होगी मोर, ठीक है। इसलिए बच्चों हम जो ट्रांसफार्मर के कोर में यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का मतलब एक ऐसा आयरन जिसका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है, और वहां हमारा हिस्टेरिसिस लॉस जो है कम होता है। ये इसके पीछे पर्पज है, यही इसीलिए हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर मैग्नेटिज्म में आता है, लेकिन यूज इसका होता है ट्रांसफार्मर में, और बहुत से इलेक्ट्रिकल मोटर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल टरबाइन में होता है यूज, जहां पर हम लोग इसको जो है यूज करते हैं। जो लोग आप में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे वो आगे जाकर के पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोगों की किताबों में जो लिखा है और सब लोग बताते भी हैं कि हम ट्रांसफार्मर में क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मटेरियल जो कि हमारा सॉफ्ट है मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज के लिए। मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट अबाउट मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज के लिए सॉफ्ट है। मतलब क्या हुआ इसका कि वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अगर डीमैग्नेटाइजेशन में ज्यादा टाइम लगेगा तो हमारा एनर्जी का लॉस ज्यादा हो गया, जो कि हमको नहीं करना है। ऐसे हम लोग क्या बिजली कम आती और एनर्जी का लॉस हो तो और कम आएगी, बिल ज्यादा आने लगेगा, ठीक है। इसलिए बच्चों हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए बच्चों अब मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट अबाउट मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। वी यूज सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन फॉर, ठीक है, फॉर द मेकिंग द कोर ऑफ transformers and making the cones of transformers and other electrical जो है इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी तरीके के हमारे पास हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको जो है हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं ताकि हमारा हिस्टेरिसिस लॉस कम हो, ठीक है। ये हमारा इसमें टारगेट रहता है। अब बच्चों मैं आपको दो ग्राफ बना के दिखाता हूं, एक हमारा है सॉफ्ट आयरन का और एक है हमारा स्टील का, और उससे बाद आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि जो है बेसिकली इस टॉपिक का पर्पस क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ
एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मली आता है आप लोगों में, कि हम किस सब्सटेंस को यूज करेंगे परमानेंट मैग्नेट बनाने में और किस सब्सटेंस को यूज करेंगे जो है ट्रांसफार्मर्स में। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास जो है ग्राफ इस तरीके से आता है। देखिए ग्राफ हमारा क्या है, ये हमारा पहला ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा आया ग्राफ इस तरीके से, ये ऐसे और ये बच्चों इस तरीके से, ये आया पहला ग्राफ। और बच्चों एक ग्राफ और बनता है, अलग ही बना देता हूं इसको। ठीक, ठीक है, ये ग्राफ बना। ये बच्चों है सॉफ्ट आयरन का, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का। और ये बच्चों है प्योर स्टील का। ठीक, ये बच्चों प्योर स्टील का। अब बच्चों जो यहां से जो है हमारी जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है वो देखिए बच्चों, ये देखिए, इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए O, ये हो गया B डैश और ये हो गया C डैश। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। तो बच्चों देखिए OB क्या हुआ, OB हो गया हमारा रिटेंटिविटी। ठीक है, और बच्चों OC हो गया बच्चों हमारे कोर्सिविटी। क्या हो गया, कोर्सिविटी। इसको नोट करिए इसे। इधर देखिए क्या हुआ, ये हो गया बच्चों OB डैश, ये हो गया हमारा रिटेंटिविटी। और बच्चों OC डैश हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया कोर्सिविटी। ठीक, ये हो गया। देखने में साफ साफ आपको ग्राफ से पता लग रहा है। देखिए इसका जो रिटेंटिविटी और इसका रिटेंटिविटी को कंपेरिजन करें तो इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है। यानी कि क्या हुआ कि जो है रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, ऐसे ना लिखें, कुल मिलाकर के यहां जो लिख रहा है OB इज ग्रेटर देन OB डैश। और बच्चों यहां पर देखिए क्या है, OC इज लेस देन OC डैश। ठीक है, यहां पर एक बात ये आ गई। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो बच्चों हमको यहां पे मिल रही है वो ये मिल रही है कि परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी यानी कि म्यू जो है वो हमारा ज्यादा है। ठीक है, म्यू स्टील का जो है यानी परमेबिलिटी ज्यादा है। म्यू फॉर स्टील इज ग्रेटर देन म्यू फॉर सॉफ्ट आयरन। इस तरीके से देख लीजिए आप परमेबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, ये वाला सब्सटेंस हमारा जो है परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आएगा। क्यों काम आएगा, ठीक है, देखिए क्या हुआ, हमने इसको जो है मैग्नेटाइज करना शुरू किया, मैग्नेटाइज हो गया, बहुत जल्दी हो गया क्योंकि परमेबिलिटी हमारी ज्यादा है। अब बच्चों जब इसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो डीमैग्नेटाइज होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, टाइम ले रहा है, लेकिन बच्चों पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि इसकी कोर्सिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। यानी कि काफी देर तक जो है हमारा ये रहेगा मैग्नेटाइज। इसको एक बार हमने जो है मैग्नेटाइज करके छोड़ दिया तो और उसके बाद ये मैग्नेटाइज ही रहेगा। इसके अंदर मैग्नेट की परमानेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर हमको उसकी मैग्नेट की परमानेंट प्रॉपर्टीज को खत्म करना है तो बच्चों बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ये ज्यादा कोर्सिविटी ये बताता है। ठीक है, ये हो तो गया, ठीक है, ये हमारा हटा तो जल्दी, ठीक है, मैग्नेटाइज हुआ। फिर यहाँ पे इसकी जो है डीमैग्नेटाइजेशन में जब जीरो किया हमने तो ये था तो कम, लेकिन पूरी तरीके से खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था। ठीक है, इसलिए जो ये परमानेंट मैग्नेट बनाने का काम आता है। सॉफ्ट आयरन में क्या होता है, सॉफ्ट आयरन में देखिए हमारी रिटेंटिविटी तो इसकी तुलना में ज्यादा है, रिटेंशन तो इसका ज्यादा रहा, लेकिन जैसे ही हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन बढ़ाते हैं तो ये खटाक से जीरो हो जाता है बहुत कम टाइम में। ठीक है, बहुत कम टाइम में क्या हुआ, ये सॉफ्ट हो गया मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज के लिए और बच्चों ये तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसलिए बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रिकल जितने भी हमारे पास जो है इक्विपमेंट्स हैं चलने वाले बिजली से, उसमें हम जो है यूज करते हैं ताकि ये तुरंत डीमैग्नेटाइज होकर के फिर से मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, फिर डीमैग्नेटाइज होकर मैग्नेटाइज हो जाए, लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकता। ये थोड़ी देर बाद जो है डीमैग्नेटाइज होगा। इसमें क्या है कि इसमें जो है काफी देर तक ये जो है रहती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसका अगर हम परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे तो वो हमारे पास जो है परमानेंट मैग्नेट की तरह जो है बहुत लंबे समय तक करेगा। इसलिए बच्चों यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि स्टील इज
used for steel is used for making permanent मैग्नेट, ठीक है, मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। और बच्चों क्या हुआ, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर। ये बच्चों इसका रीजन है, ये बच्चों इसका रीजन है। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, एनालाइज करिए, माइंड में सोचना बहुत पड़ेगा। अगर आप इस चीज को पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको पहली बार में बात ना समझ पाए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको बात समझाने के लिए। माइंड में आपको सोचना बहुत ज्यादा पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा एफर्ट करने के बाद आपको ये बात समझ में आने लगेगी। ठीक है बच्चों, देखिए इसका एरिया ज्यादा है, देखिए बात समझिएगा, इसका एरिया ज्यादा है, इसमें हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा है, लूप में जो है हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा है, इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। इसका एरिया कम है, इसमें हमारा एनर्जी लॉस हमारा कम होगा, इसलिए हम इसको सॉफ्ट आयरन में यूज करते हैं। हमारा हमेशा जो है ट्रांसफार्मर में जो है करंट फ्लो होता रहता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है उसको मैं आपको यहाँ पे हल्का सा लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, उसको लिख के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पर एक असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है या ए और बी कॉलम में आता है, इस तरह से कई क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। इसको देख लीजिए, आप देख लीजिए रिटेंटिविटी, ऐसे नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि 4 ही टर्म है, उसको देखिएगा। एक तो है बच्चों हमारे पास रिटेंटिविटी, ठीक है, दूसरा है बच्चों हमारा कोर्सिविटी, तीसरा बच्चों हमारे पास है परमेबिलिटी, ठीक है, चौथा है बच्चों हमारे पास हिस्टेरिसिस लॉस। ये 4 टर्म हमारे पास है। ठीक है बच्चों, इन चारों टर्म को मैं थोड़ा हिसाब से ऐसे लिखता हूं, यहां पर देखिए, ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस। बच्चों यहां पर देखिए, आप यहां पे लिखिए परमानेंट मैग्नेट, अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है, ठीक है, और इधर हम लिखते हैं कि हमारा जो है ट्रांसफार्मर कोर, ठीक है, ये बच्चों हमारे पास यदि इस तरीके से है तो हमें क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए होती है। रिटेंटिविटी हमारी हाई होनी चाहिए, ठीक है, कोर्सिविटी हमारी हाई होनी चाहिए, परमेबिलिटी हमारी हाई होनी चाहिए, और हिस्टेरिसिस लॉस भी हमारा हाई हो, तो हमारा परमानेंट मैग्नेट ऐसे जो है, ऐसे मटेरियल का बहुत बढ़िया बनेगा। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होगा तो एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी हम कभी दे नहीं पाएंगे, और जो है वो वाला मटेरियल जो परमानेंट मैग्नेट है वो कभी जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म नहीं करेगा, इसीलिए हिस्टेरिसिस लॉस जिसका ज्यादा है वो हमारा परमानेंट मैग्नेट बनाने का है। यहाँ पे आइए, यहाँ पर देखिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर कोर में हमारा जो है रिटेंटिविटी जिसकी लो होगी वो बहुत बढ़िया काम करेगा, कोर्सिविटी जिसकी लो होगी वो बहुत बढ़िया काम करेगा, परमेबिलिटी जिसकी बच्चों हाई होगी वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। परमेबिलिटी है, तुरंत मैग्नेटाइज हो गया, खत्म कहानी, ज्यादा लॉस नहीं करेगा। और हिस्टेरिसिस लॉस बच्चों बहुत लो होगा, वो हमारा बहुत ही प्यारा काम करेगा। मैंने आपके सामने ये इस टाइप का एक डायग्राम बना करके दे दिया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई और जितना भी अभी तक मैंने बताया है वो सारी की सारी बात आपने एनालाइज कर ली, तो ये जो है फिगर आपका बहुत से जो है एमसीक्यूज के क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चन और कई तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कभी उधर कुछ दे देगा, लिख देगा कि मेटल ए है, मेटल बी है, उसकी रिटेंटिविटी इतनी है, उसकी कोर्सिविटी इतनी है, पीक्यू दे देगा, एक्स वाई दे देगा, या आयरन लिख देगा, ब्रास लिख देगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी वो नहीं बदल पाएगा, प्रॉपर्टी यही है।
ठीक है बच्चों, इस पे ग्राफ भी बना सकता है कई तरीके के। तो बच्चों ये मेरा एक खूबसूरत सा जो वीडियो था हिस्टेरेसिस लॉस के ऊपर, और ये मैग्नेटिज्म और मैटर का आखिरी वीडियो था। अब बच्चों आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें कुछ भी पढ़ने के लिए शेष नहीं बचा। अब बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आएंगे बहुत ही अवेटेड जो है हमारा टॉपिक है, जिसके लिए मेरे पास कमेंट भी बहुत आ रहे हैं, वो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।